अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। हाँ जी, आज कोई शायरी सुना दूँ? सुना दें। सुना दें, आपका क्या जाता है, आप तो सुना ही लेंगे। ये वो वाला था, सुना दें। ये वो वाला था। नहीं, क्यों आप सुना ही लेंगे, क्या मतलब? ये एक होता है कि जी 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 जरूर इरशाद सुनाइए सुनाइए। आपने वो सिर्फ ये कहा आज मैं शायरी सुना दूं। अच्छा, जितने तो ढीले पने से आपने कहा उतने ढीले पने से एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल, ये न्यूटन का लॉ था ना गालिबन। ये न्यूटन ने बड़ा कमाल न्यूटन ने जो कहा था आपने उसको सही साबित कर दिया। ये लॉ जो है इसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैंने किसी से आई हेट यू कहा। अच्छा, तो उन्होंने कहा आई हेट यू टू। एक ऑपोजिट रिएक्शन होना चाहिए था, वो कहा ही नहीं उन्होंने। अच्छा, तो उनको लग गई होगी ना बात, बुरी लग गई होगी। बुरी लग गई वाकई। हालांकि इसका ऑपोजिट कुछ और होता है, लेकिन छोड़े, खैर अकलमंदों के लिए ये बात होती है। तो बहरहाल कुछ शायरी सुनाता हूँ आज आपको मैं। आजकल हमें लगता है कि हर चीज़ बिक रही है, हर चीज़ बिकाऊ माल है। तो हर चीज़ बिकाऊ माल है, हर चीज़ बिकाऊ माल है, उस पर तकरीबन शायरी है। अब गुनाहो सवाब बिकते हैं। अच्छा, मान लीजिए जनाब बिकते हैं। बिकते हैं। अब गुनाहो सवाब बिकते हैं, मान लीजिए जनाब बिकते हैं। पहले पहल गरीब बिकते थे, अब तो इज्जत माब बिकते हैं। पहले पहल गरीब बिकते थे, अब तो इज्जत माब बिकते हैं। बेज़मीरों की राजनीति में, बेज़मीरों की राजनीति में जाहो मनसब खिताब बिकते हैं। वाह वाह वाह, शेख, वाइज, वजीर और शायर। मुशीर वगैरह नहीं, ये सब आ गए उसमें, सब आ गए बिल्कुल। शेख, वाइज, वजीर और शायर सब यहाँ पर जनाब बिकते हैं। और उसके बाद दौर था इनकलाब आते थे। सही दौर था इनकलाब आते थे, आजकल इनकलाब बिकते हैं। ये भी आजकल के दौर में वो वाला सिलसिला नहीं होता, लॉबिंग करें जी, फला चीज के लिए लॉबिंग करें। यस, दौर था इनकलाब आते थे, आजकल इनकलाब बिकते हैं। दिल की बातें हबीब झूठी हैं, दिल की बातें हबीब झूठी हैं, दिल भी खाना खराब बिकते हैं। अल्लाह अल्लाह, सारी बिसात लपेट दी इन्होंने, दिल भी खाना खराब बिकते हैं। और ये हैं कौन? ये मेरे पास जब ये आई थी शायरी तो मुझे किसी ने भेजा ये कि ये हबीब जालिब की शायरी है। अच्छा, तो मैंने चेक किया, मुझे मिला नहीं। हाँ। लेकिन शायरी अच्छी थी, तो इसलिए मैंने कहा भाई पेश तो कर इसका कोई वो नहीं है वारिस, अनोनिमस हो सकता है उनकी हो। मैंने चूंकि जरा कम तहकीक की उसके ऊपर, तो मैं सही जगह पहुंच नहीं सका। ठीक है, लेकिन ये कि शायरी अच्छी थी तो बस फैला दो, माशरे में फैला दो भाई, माशरे में सब बिक रहे हैं तो बस बेचो। हमें भी बेचना, और क्या, हमें भी बेचना है। और हमें सबसे पहले मौसम बेचना होता है। बिल्कुल, तो आपको मौसम बेचते हैं जी। चले मौसम बेचते हैं, बताते हैं जी मौसम की क्या सूरत हाल होगी। और इस्लामाबाद से आगाज़ करते हैं हम जी। इस्लामाबाद कम से कम है जी 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। और इस्लामाबाद में आज कुछ बारिश होगी, कल परसों तो फिर बारिश ही बारिश है इस्लामाबाद में। और क्या, वीकेंड आप लोगों का नाजरीन भीगा भीगा वीकेंड होगा। भीगा भीगा वीकेंड होगा, भीगा भीगा सा ये जनवरी का वीकेंड, दिसंबर। अच्छा जी, इस्लामाबाद के बाद है लाहौर। लाहौर में कम से कम 11, ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम 14, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 26 डिग्री तक। यहाँ पर दोनों जगहों पर आपको क्लाउडी वेदर मिल रहा है। पेशावर में और कोयटा में बारिश है। पेशावर में कम से कम 8, ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और कोयटा में कम से कम है -4 और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 11 डिग्री सेंटीग्रेड। यह है जी सूरत हाल मौसम की। और मौसम के बाद हम आते हैं खबरों की तरफ। बिल्कुल, खबरों की तरफ आते हैं। और मैं लेकर आई हूँ तरदीद। किसकी तरदीद? मरीम नवाज साहिबा की। तो बहुत होती हैं। मरीम बस ले आई हूँ, अब उन्होंने तरदीद कर दी तो मैं ले आई। अच्छी बात। ये भी हमारा फर्ज है कि नाजरीन जो बात हम प्रोग्राम में जिक्र करें उसको, उसकी अगर तरदीद है तो वही हम आपको बताएं। और पूरी दुनिया में ये तो खैर हमारे प्रोग्राम में क्या ज़बान ज़द-ए-आम है ये कि मरीम नवाज साहिबा ने अपने साहिबजादे जुनैद सफदर को जो है बड़ी महंगी तरीन गाड़ी से नवाजा है। तरीन जिस गाड़ी में आ गया तो वो तो महंगी होगी ना भाई। वाकई, लेकिन जो गाड़ी है वो गाड़ी देने की खबरें जो है उनको मरीम नवाज साहिबा ने जाली करार दिया है अपने ट्विटर पर। वो उन्होंने कहा कि भाई ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। और उन्होंने ये भी कहा कि बेटे को शादी पर 14 करोड़ रुपए की जो मर्सिडीज गाड़ी है, गाड़ी तो कम, वो 4 व्हील ड्राइव होती है बाकायदा, वो जिस तरह हमारे यहाँ पोटोहार जीप होती है, लेकिन ये पोटोहार जीप से कहाँ आपने उसको पोटोहार कर दिया। देखिए, जिन्होंने मर्सिडीज को सिर्फ एज ए सीडान कार देखा है तो उनके लिए मैं जरा वाजे कर रही थी कि ये कौन सी वाली है।
तो 14 करोड़ के लगभग इसकी कीमत है। और ये खबरें फैली हुई थी मार्केट में कि मरियम नवाज साहिबा ने जो है अपने बेटे को शादी का तोहफे में ये गाड़ी दी। खबर थी कि ये पंजाब में सबसे ज्यादा महंगी गाड़ी रजिस्टर्ड हुई है। तो हाँ, हो सकता है कि अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात है तो हुई हो, किसी और के नाम पे हुई हो या किसी और की हो। तो मरियम साहिबा ने बहरहाल इसकी तरदीद की है। और किसी ने कहा था मजाक कर रही हूँ, अब देखिए माइंड ना कर ले, मरियम साहिबा माइंड भी कर जाती है, पापड़ वाले की ना हो। अब पापड़ वाले की भी हो सकती है, इसमें क्या है प्रॉब्लम। लेकिन ये कि उन्होंने ये बात की कि अब ये छुप नहीं सकता, सिलसिला बड़ा ही वो हो गया है, जिसको कहते हैं कि बड़ा टाइट हो गया है, तो इसलिए जिसकी होगी पता चल जाएगा। लेकिन मरियम साहिबा ने बहरहाल कहा है कि मेरी नहीं, और ये फेक खबरें आप लोग बराए मेहरबानी इसको मत फैलाएं। तो नाजरीन, आप लोग बराए मेहरबानी इस किस्म की फेक खबरों को मत फैलाएं और मुंसलिक ना करें शरीफ खानदान से। अच्छा, जुनैद सफ्तर जो है वो 14 दिसंबर को एहतसाब ब्यूरो के साबिक चेयरमैन सैफुर रहमान साहब की, सैफुर रहमान खान साहब की जो शाह साहबजादी आयशा सैफ खान से उनका ये रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए थे। अगस्त 2021 में लंदन में ये हुआ था निकाह, और कमाल इसकी भी वीडियोस और कमाल गाने आए हुए थे इसके। लंदन में नहीं हुआ था वैसे, पाकिस्तान में भी, मतलब पाकिस्तान में तो होगा ही ना, मतलब वो तो बाय डिफॉल्ट है ना। तो लंदन तो वो है कि भाई चलो लंदन में भी हुआ, ठीक है, लेकिन ये कि गानों वगैरह की वीडियोस बड़ी जबरदस्त आई हुई थी उनका जो उन्होंने गाया, बिल्कुल। अच्छा, अब जो तरदीद है, बुनियादी तौर पर तरदीदें तो बहुत सारी इन्होंने पहले भी की थी, तो इसीलिए तरदीद पर बहुत सारे लोग यकीन करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। लेकिन भाई नहीं, उसने भी तो तरदीद कर दी थी हरीम शाह ने, तरदीदें तो बहुत सारी कर दी थी, तरदीदें तो बहुत सारी ऐसी, लेकिन उसको आपने अच्छा खासा बेनिफिट दिया था। उसको मैंने कोई बेनिफिट नहीं दिया था, उसको तो मैंने कहा था कि शर्म कर डूब मरना चाहिए। नहीं, डूब तो मरे, लेकिन ये है कि वो आपने ये कहा था कि उसने ये तरदीद कर दी है, तो मैं इस बात को मान जाऊंगा कि भाई ये झूठ कह रही थी या फेक न्यूज है। स्टंट आपने उसको कह दिया, स्टंट। हां, स्टंट था, वो हमेशा स्टंट ही करती हैं वो, और क्या करती हैं। नहीं, वो सच क्यों नहीं हो सकता, मुझे ये बात बताएं। वो स्टंट है। हरीम शाह इतना माल पाकिस्तान से लेके नहीं जा सकती, वो स्टंट है, नहीं ले जा नहीं सकती। तय है। मैं वैसे पूछ रही हूँ कि क्यों नहीं ले जा सकती। होने को तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो बस होने को कुछ भी हो सकता है, होने को ये तरदीद सच्ची भी हो सकती है भाई, और ये तरदीद सच्ची भी हो सकती है, और क्या होने को तो ये भी हो सकता है। क्योंकि मामला ये है कि मतलब मेरा ये है कि आपने उसको बड़ा आराम से बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया था, इनको नहीं दे रहे, क्या वजह है? उसको मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया था ना, आपने कहा ना कि ये स्टंट ही है। हाँ, ये स्टंट किया, उसने झूठ बोला था, पाकिस्तान के नाम पर झूठ बोला, उसने पाकिस्तान को बदनाम किया, जो कि गलत किया, और उसकी पूरी सजा मिलनी चाहिए उसको। वो जो इंक्वायरी होने की पता नहीं क्या होगा, नहीं उसकी क्या सजा उसको मिलेगी, किसी ने स्टंट किया है, इधर तो पता नहीं क्या, इधर तो सजाएं किसी को क्या मिलेंगी। फर्द जुर्म आयद होता है, अलबत्ता फर्द जुर्म आयद होता है, कल भी हुआ है फर्द जुर्म आयद, राना शमीम साहब पर फर्द जुर्म आयद हुआ है, और उस फर्द का अब आगे क्या होगा ये नहीं पता। लेकिन ये जो एवनफील्ड फ्लैट्स भी थे, जिसकी तरदीद थी कि उन्होंने कहा मेरे पाकिस्तान में क्या, दुनिया भर में क्या, पाकिस्तान में कोई, बहुत सारी बात है। लेकिन फिर एक और बात भी है भाई, अगर गाड़ी दी है तो क्या हुआ, अपने बेटे को शादी में गाड़ी नहीं दे सकता कोई क्या? और अगर महंगी भी दे दी है तो क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं तो इस बात पे बिल्कुल उनके साथ हूँ कि भाई अगर आपने गाड़ी दी भी है, अच्छी बात है, बेटा है, उसकी शादी हो रही है, उसको गिफ्ट देंगे। हाँ, बस हर आदमी अपनी अपनी लेवल के मुताबिक, हर आदमी अपनी अपनी जो है उसकी हैसियत होती है, उसके मुताबिक अपनी जो बच्चों की शादी होती है उसके ऊपर वो बच्चों को तोहफे देता है। हाँ, तो और अगर बस किसी की हैसियत कम है, किसी की हैसियत ज्यादा है, वो जो चाहे गिफ्ट दे। लेकिन बस ये है कि इनकी हैसियत बहुत ज्यादा है, 3 मरतबा की वजीर आजम की ये साहिबजादी हैं, तो बस वो पब्लिक ऑफिस का जो एक स्टैंप है इनके साथ वो लगा हुआ है, ट्रेल दे दें कि अगर दिए तो कहाँ से आया था पैसा, इसका भी बजाय इसके ये मैं पूछ रही हूँ इससे पहले कि कोई और मुकदमा कर दे तो आप आराम से तो छोड़े यार, क्या छोटी छोटी बातें लेके बैठ गए भाई, गिफ्ट दिया है ना, गिफ्ट है, होता है, जब शादी करो भाई। सलामी पे वैसे कोई टैक्स नहीं है, वैसे सलामियों पे टैक्स होना चाहिए। मैं आपको यकीन से बता रही हूँ कि इस मुल्क में जो बड़े बड़े लोगों की, जिन्होंने बड़े बड़े पब्लिक ऑफिस रखे हैं, उनके बच्चों की शादियां जब पब्लिक ऑफिस में वो होते हैं उस वक्त होती हैं, तो क्या उनको सलामियां मिलती हैं, अरबों की सलामियां होती हैं नाजरीन, और उस पर कोई टैक्स नहीं है। या अल्लाह, बस क्या बोलूं मैं, चलो ठीक है। अच्छा खैर, सजाओं की आप बात कर रही थी कि भाई फर्द जुर्म आयद होती है, सजा नहीं मिलती। एक और केस इस वक्त जो अदालत में चल रहा है उसके हवाले से आपको बताऊं मैं कि कभी पागलपन के दौरे होते हैं, कभी कुर्सी पर वो शख्स जो है वो अदालत में लाया जाता है, कभी स्ट्रेचर पर अदालत में लाया जाता है, कभी वो माजूर होने की इंतहा हो गई। नूर मुकद्दम का गला काट कर कत्ल करने वाला जाहिर जाफर, उसके सारे ड्रामे हो गए हैं फेल। जेल इंतजामिया के डॉक्टर्स और माहिर नफ्सियात ने उसे मुकम्मल तौर पर फिट करार दिया है, और जितने वो ड्रामे कर रहा था अदालत में आते हुए वो सारे फेल हो गए। जेल डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम का बहुत मरतबा मेडिकल चेकअप किया गया, मुलजिम का माहिर नफ्सियात ने भी मुकम्मल मुआयना किया और उसे मुकम्मल तौर पर फिट करार दिया है। जाहिर जाफर को कल स्ट्रेचर पर अदालत में लाकर पेश किया गया था, जबकि इससे पहली समाअत में उसे व्हील चेयर पर लेकर आए थे, और जाहिर जाफर के जो वकला हैं उसका जहनी तवाज़ुन ख़राब होने का दावा कर चुके हैं और उसकी बुनियाद पर अदालत से रिलीफ मांग चुके
चुके हैं और कल अदालत में जब समाअत हुई तो मुल्जिम जाहिर जाफर को स्ट्रेचर पर लिटाकर लाया गया था। उसकी वीडियो आपके सामने मतलब एक मेंटल इलनेस को भी क्या बना दिया आपने। मेंटल इलनेस जिन लोगों में होती है गई ना, हाँ, मतलब जिन लोगों में होती है उनका तो बड़ा सीरियस मसला है, उनके तो खानदान को सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा होता, इस कदर वो परेशान होते हैं। आपने कैसे कैसे ड्रामे करके इस मुल्क में हर चीज को कैसा मजाक बना दिया। अच्छा, मुल्जिम जो है जब अदालत में समाअत हो रही थी तो उस दौरान मुसलसल कराह भी रहा था, एक्टिंग चल रही थी मुकम्मल तौर पर कि जैसे बहुत बड़ी जो है वो डंडे सोटे कर दिए उसके साथ। हाँ, उसके साथ बहुत बुरी हालत हो उसकी। और मेडिकल रिपोर्ट बहरहाल जब आई तो मुल्जिम की जहनी और जिस्मानी बीमारी का सारा भांडा फूट गया और पिछली समाअत पर ज़ाहिर जाफ़र की बार बार इस्तदा पर अदालत ने जेल हुकाम को मुकम्मल मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म दिया था, जो कि हो गया और ये सारा जो मामला है वो फेल हो गया। मतलब अब ये केस भी अगर अपने अंजाम को ना पहुंच सके और मुजरिम को सज़ाए मौत कत्ल करने पर ना मिले तो फिर हम क्या कहें इस सिस्टम के बारे में, जब ये इतना ये खुला मर्डर है ना, बिल्कुल इसके ऊपर भी ना हो तो फिर बंदा क्या कह सकता है। बहरहाल अब ये अभी भी केस अदालत में चल रहा है, खारिज तो नहीं हुआ है, तो हमें तो पूरी उम्मीद है हमारी अदालतों से कि इंशाअल्लाह अल्लाह करे तो ये सही तरीके से इसको पाया तकमील तक पहुंचाएं इस केस को। बिल्कुल जी। अच्छा, आपको आगे एक और चीज़ भी बता दें कि एक और चीज़ भी काबिल सज़ा जुर्म होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने उसको भी बड़ा मजाक बनाया है। लेकिन मैं बताती हूँ आपको, वैसे कोविड कोरोना हम सब ने देखा कि दुनिया में हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऐसे लोग मौजूद हैं जो दुनिया में कहते हैं कि कोविड नाम की कोई चीज़ नहीं है और कोविड से किसी किस्म का कोई खतरा भी नहीं है, ये मुल्कों की बनाई गई है, चीन अमेरिका की जंग है वगैरह वगैरह। तो चेक जमहूरिया जो है, जिसको हम कहते हैं चेक रिपब्लिक, वहाँ की एक लोक गुलकारा थी, बड़ी मशहूर है उधर की, हाना होरका, और वो जो है कोरोना की वजह से इंतकाल कर गई हैं। अब कोरोना की वजह से आप सोच रहे होंगे बहुत से लोग इंतकाल कर गए हैं, तो इनकी खास तौर पे खबर क्यों दे रहे हैं, बताती हूँ। 57 साला हाना होरका जो है, उन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई थी और जानबूझकर कोरोना का शिकार हुई थी। वो उन्होंने खुद को कोरोना खुद लगवाया था और अपनी मौत से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट्स की थी कि वो वैक्सीन न लगवाने के बावजूद कोरोना से सेहतयाब हो रही हैं। तो बेसिकली उनको वैक्सीन नहीं लगी हुई थी, फिर उनको कोविड हुआ, वो सेहतयाब हो रही थी, लेकिन 2 दिन बाद इतवार को उनकी मौत जो है वो वाक़ हो गई, उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो चल बसी। अब गुलकारा के बेटे ने बताया कि वो और उसके वालिद, यानी कि जो उनकी फैमिली थी, वो भी कोरोना का शिकार हुए थे, ताहम उन दोनों ने मुकम्मल वैक्सीन लगवाई हुई थी और उनकी वालिदा ने फैसला किया था कि वो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगी और ऐसे ही उन दोनों के साथ रहेंगी। हाना होरका के बेटे ने कहा है कि वालिदा के साथ वैक्सीन ना लगवाने का जो ये सारी बात है वो बड़ी हुई, उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनको, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जज्बाती थी, ताहम उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वो अपनी ये कहानी दूसरों को सुनाकर उनको कोविड वैक्सीन लगवाने की तरफ माइल कर सकें। बिल्कुल सही है। अब जाहिर है ये मामला ऐसा है कि हमारे यहाँ पर लोग बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो कि कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे हैं, ऐसा ही है, और वो इस बात से भी खाइफ हैं कि हुकूमत बार बार वैक्सीन लगवाने का कह रही है, नहीं लगवा रहे वो वैक्सीन। इंडिया की कुछ वीडियोस थी जो मैंने देखी कि वो लोग भाग रहे हैं, उनको वैक्सीन लगवाई जा रही है, वो भाग रहे हैं, दौड़े लगा रहे हैं, ज़बरदस्ती उनको पकड़ा जा रहा है और वो वैक्सीन उनको फिर लगाई जा रही हैं। तो इस तरह का मामला है। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं बस छोड़ो जी, खाओ पियो मौज करो, इंजॉय करो, ज़िंदगी में कुछ नहीं होना, ये सब बेकार बातें हैं, सब ड्रामे हैं। लेकिन जो खाओ पियो मौज करो है, उसके हवाले से भी एक खबर मैं सुनाता हूँ आपको। फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी है, उसका जो नस्बुल है ना वो मेरे ख्याल में ये है कि जी खाओ पियो ते मौज मारो। अच्छा, फ्रांस की जिस यूनिवर्सिटी का आप जिक्र करने लगे, बड़ी मशहूर है। कौन सी यूनिवर्सिटी इतनी मशहूर है? क्यों, और मशहूर क्यों ना हो, क्यों ना हो, बताएं आप पहले, फिर खाने पीने में और खुश रहने में मास्टर्स की डिग्री कराना शुरू कर दिया जी इन्होंने। साइंसेस पो यूनिवर्सिटी ने BMV में मास्टर्स डिग्री का कोर्स ऑफ़र किया है। BMV यानी कि फ्रांसीसी ज़बान के इन अल्फाज के माने हैं, मुखफ़फ़ है इसका, खाने पीने और खुश रहने, ईट ड्रिंक एंड स्टे हैप्पी, खाओ पियो तो मौज मारो, स्टे मैरी। जी बिल्कुल। और इस डिग्री में गैस्ट्रो डिप्लोमेसी, फूड टेक, ये सब पढ़ाया जाएगा। गैस्ट्रो डिप्लोमेसी क्या है कि किस तरह दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है, हा यानी किस तरह आप खाने पराठे नजर आ गए, किसी शख्स को अपनी बात पर कायल कर सकते हैं, उसके दिल के करीब हो सकते हैं, मतलब खाना खिलाएं और लोगों के करीब हो जाएं। वाह भाई वाह, बेहतरीन। और इस कोर्स के यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स शुरू हो चुके हैं, तालिब इल्मों ने क्लासेस भी लेना शुरू कर दी हैं और बस एडमिशन अगर आप भी लेना चाह रहे हैं तो ले लें। लेकिन हमें इस मामले में ज़रूरत नहीं है कि हम तो वैसे ही बहुत खाते पीते हैं, हम तो खाते पीते लोग हैं, इसमें क्या टेंशन है भाई, हम बहुत खाते पीते हैं और खाने पीने के बाद हम खुश भी बहुत हो जाते हैं। बिल्कुल, ऐसे वैसे मुफ्ता खाने के बाद तो और खुश होते हैं हम। हमारा तो नस्बुलैन है ये कि मुफ्ता खाओ और फिर मौज करो, ऐसा ही है, क्योंकि मुफ्ते का जो टेस्ट होता है उसका वो बात ही अलग होती है, उसकी बात अलग। When you don't have to worry about paying the bills, बस वो अलग ही बात है वैसे। और फिर आप ढूंढते भी महंगी वाली चीज़ है, आप कहते हैं बस
प्रॉन्स लाओ, जंबो प्रॉन्स महंगे वाले। हाँ। ये होता है जब आपको मुफ्ता मिल रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये फिर हमसे सीखो भाई, फ्रांस वालों, यूनिवर्सिटी वालों, क्या पढ़ाओगे तुम लोग? हम बताते हैं क्या तरीका कार है खाने पीने और खुश रहने का। तो बहरहाल जी, ये तो थी जी कुछ खबरें। अब वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, पाकिस्तान की कम उम्र टेनिस खिलाड़ी हानिया मिन्हास का नाम एशिया टेनिस स्पोर्ट्स की टॉप 3 दर्जाबंदी में आ गया है और 10 साल हानिया ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली कम उम्र तरीन पाकिस्तानी टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने महज 10 बरस की उम्र में 90 से ज़ायद टाइटल्स हासिल किए हैं और हानिया अंडर 14 टेनिस मुकाबलों में एशियन टेनिस फेडरेशन टेनिस चैंपियनशिप जीतने वाली पहली पाकिस्तानी लड़की हैं। वो पहली पाकिस्तानी लड़की हैं जिन्हें कौमी रेटिंग में लड़कों के मुकाबले में भी नंबर 1 पोजीशन हासिल करने का ये एजाज़ हासिल है। और हानिया आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि ये कैसे इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़े बड़े कारनामे। अस्सलाम वालेकुम हानिया। वालेकुम अस्सलाम। Thank you, Hania, for joining us. Congratulations for winning all these titles and being number 1 and being number 3. So actually आपका नंबर फिर हम क्या शुमार करें? मतलब नंबर 1 है आप, नंबर 3 है, क्या है बता दें? I'm number 3 in Asia. Okay, you're number 3 in Asia. माशाल्लाह. Asia, वाह माशाल्लाह. Yeah. And which age category is this? It's under 14. Under 14 में Girls. एशिया में नंबर 3 पूरे एशिया में, माशाल्लाह। तो कब Yeah. आपने खेलना शुरू किया जी। था टेनिस? कितनी उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया था? जब मैं 3 साल की थी। 3 साल की उम्र में कैसे खेल सकते हैं टेनिस? वो तो बच्चा टेनिस का रैकेट नहीं उठा सकता, इतना भारी मुझे होता है शौक वो। था। हाँ। तो ये जब आपने खेलना शुरू किया तो किसके साथ खेलना शुरू किया? कौन सिखाता था? बाबा के साथ। अच्छा। ओके। और वो भी खेलते हैं, टेनिस प्लेयर हैं वो भी? नहीं, वो कोच थे। अच्छा, तो बस फिर उन्होंने तो आपको क्या कमाल कोचिंग की है कि सबसे बेहतरीन खिलाड़ी उन्होंने खुद प्रोड्यूस की। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि आपने सबसे पहला जो टूर्नामेंट जीता था वो कौन सा था और कौन सी उम्र में जीता था? वो दुबई में था, वो अंडर 6 का था और मैं अंडर 6 के भी होते हैं? नहीं, मुझे वो तो याद अंडर आपसे 6 सुन के का पता था और चला। मैं 6 साल की थी। ओके, क्या बात है, ज़बरदस्त। और वो अच्छा। आपने चैंपियनशिप जीती थी? जी। वेरी गुड। अच्छा, अब आप स्कूल में किस क्लास में हैं? एक्चुअली मैं होम स्कूल में हूँ। अच्छा, और मैं खुद ही पढ़ती 4th है? में हूँ। 4th में आप? 4th में है और होम मामा के स्कूलिंग। साथ तो थी। मामा आपकी सारा काम करवाती होंगी आपको। ज़बरदस्त। ये होम स्कूलिंग जो है ये भी बड़ा अच्छा एक ट्रेंड है जो कि लोग देखें, कर आप रहे हैं। जो बच्चे पेरेंट्स के करीब रहते हैं हाँ। उनकी आप सक्सेस देखें कि बिल्कुल, उनकी yes। खेलों के मैदान में भी और फिर उनके स्कूल या तालीम के मैदान में भी वो बाकायदा अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं। ये बताएं हानिया कि आपकी जो ट्रेनिंग है, यानी कि एक टेनिस खेलना, एक फिर उसके अलावा फिटनेस अपनी, ये किस तरह मैनेज करती हैं और स्कूल मतलब अपने होम स्कूल को कितना टाइम देती हैं? Like in the morning जब मेरी प्रैक्टिस होती है 2 घंटे, उसके बाद मेरी ब्रेक होती है और फिर उसके बाद वो फिर से 2 घंटे प्रैक्टिस होती है, तो उसके बाद मुझे टाइम मिलता है स्टडी करने में। ओके, तो एक दिन में आप टेनिस की कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं? 4 घंटे। रोज 4 घंटे। ओके, और जी। पढ़ाई को कितना टाइम देती हैं एक दिन में? 1 घंटा। 1 घंटा, वाह। तो बाकी टाइम क्या करती हैं फिर आप? वो फ्री टाइम में बस वो रिलैक्स करती है, जो करना मैं करती हूँ। अच्छा, Very ये good। रनिंग की आपकी वीडियो चल रही है ट्रेडमिल पे, बड़ी जबरदस्त। तो आप टेनिस के अलावा भी फिटनेस जी। का अपनी ख्याल, आपकी रनिंग की वीडियो चल रही है हमारे पास, बड़ी अच्छी सी हाँ ट्रेडमिल जी, पे वो। आप रन कर रही हैं। तो आप इसके टेनिस खेलने के जी। या टेनिस की प्रैक्टिस के अलावा भी आप अपने जिम वगैरह करती हैं, अपनी फिजिकल ट्रेनिंग का ख्याल रखती हैं? जी, मैं करती हूँ। ओके, अच्छा, अब जब आप इतने ज़बरदस्त बड़े लेवल पर पहुंच गई हैं कि आप एशियन नंबर 3 हैं, तो आपका आगे कहां तक पहुंचने का इरादा है? क्या इरादा है? टेनिस को कितना आगे लेकर जाएंगी? मुझे फिर टेनिस यूरोप खेलना है और उसमें मैं बहुत अच्छा करना है, और फिर उसके बाद मुझे
मेरा ये गोल था कि मैं सेरेना विलियम्स से और ग्रैंड स्लैम्स जीतूं। वाह, तो आपकी फेवरेट जो टेनिस की खिलाड़ी हैं वो कौन है? राफेल नडाल। राफेल नडाल, हाँ ओके। और विमेंस में? सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स, यस, वो तो बड़ी ज़बरदस्त कमाल खिलाड़ी हैं वो, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि आपकी जो फ्रेंड सर्कल है उसमें वो आपके कितने फैंस हैं जो कहते हैं कि वाह भाई हमारी दोस्त है हानिया जो कि टेनिस की चैंपियन है? आपके फ्रेंड्स और टीचर्स, उनकी तरफ से क्या रिस्पांस मिलता है आपको? वो कहते हैं मैं बहुत अच्छी, और वो कहते हैं कि बस तुम बस आगे जाओ और जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। ग्रेट। अच्छा, ये जो आपकी बार्ड फाउंडेशन है जो आपको सपोर्ट करते हैं वो क्या है? They're my sponsor. They're helping me to go to one of the best tournaments in the world, and so I can travel, so I can win tournaments. Okay, and how are they exactly, helping you, supporting me on my journey? Yeah, they're supporting me. ओके, थैंक यू हानिया। हानिया मिन्हास हमारे साथ मौजूद थी और एशियन टेनिस में अंडर 14 की कैटेगरी में नंबर 3 है ये। कमाल, ये देखें 3 साल की उम्र से खेलना शुरू कर दें, 7 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में पहला टूर्नामेंट जीत जाएं। लेकिन वही बात है ना कि हमारे यहाँ पर जब बच्चों को हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगा देते हैं और उनकी कोई ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं रखते हैं, तो फिर वो होता ही है कि वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक ही एरिया में होते हैं, पढ़ाई वाले होते हैं, वो भी बहुत सारे सही कर पाते हैं, नहीं कर पाते भी हो जाते हैं, ज़हनी तौर पर वो केज्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको हम सोचने के लिए मजबूरी सिर्फ पढ़ाई के बारे में करते हैं और डॉक्टर बनाना है। हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होगा, उस टैलेंट को एक्सप्लोर करके उसके ऊपर काम करें। मतलब अगर मैं हमेशा यही मिसाल देता हूँ, 16 साल की उम्र में मार्टिना हिंगिस ने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप जीत ली थी। तो उसकी अम्मी उसे इस बात पे तो नहीं डांटती होंगी ना कि बेटा आज तुमने होमवर्क नहीं किया। उसको तो इस बात पे डांट पड़ती होगी कि आज तुमने 8 घंटे प्रैक्टिस क्यों नहीं की टेनिस की। तो ये ज़रा हमें अपनी सोच का जाविया बदलने की ज़रूरत है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। 11 दिसंबर 2021 को सिंध असेंबली से पास होने वाले सिंध बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक तरमीमी बिल पर तनाज़ा अभी तक जारी है। सिंध की अपोजिशन जमातें इस बिल के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और वफाकी हुकूमत ने इस बिल के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया था, जबकि जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत से जवाब तलब किया है और नए एक्ट में कराची में नए टाउन्स बनाने का फैसला किया गया है। सिंध की अपोजिशन जमातें इसे प्री पोल रिगिंग करार दे रही हैं, जबकि दूसरी जानिब सिंध हुकूमत अपने फैसले से पीछे हटने पर तैयार नहीं है, बल्कि बिलावल भुट्टो तो कहते हैं कि पंजाब को भी सिंध वाला लोकल बॉडी निज़ाम लाना चाहिए। इस मामले पर हम बात करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ और रुकन सूबाई असेंबली सिंध अरसलान ताज घुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। जी वालेकुम सलाम। अरसलान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर ये बताइए कि ये जो बल्दियाती निज़ाम में तरमीमी बिल जो कि सिंध हुकूमत ने पास किया है, अब इसके ख़िलाफ़ आप लोगों का लाया अमल है कि जिससे आप इसको रिपील करवा सकें, क्योंकि हुकूमत सिंध की जो है वो तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। जी वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये पीछे इसको हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही और ये समझ रहे हैं कि इसी तरह सिस्टम जैसे 14 साल से चल रहा है सिंध में उसी तरह चलेगा। लेकिन हमने भरपूर एहतजाज का फ़ैसला किया है। इस वक्त हमारे सिंध के सदर जो हैं वो इस वक्त लाड़काना की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे लाड़काना में आज एक हमारा वर्कर कन्वेंशन है। उसके बाद जो है 27 फरवरी को घोटकी से मार्च का ऐलान किया है हमने, जिसमें हम पूरे सिंध भर में, उससे पहले मार्च तो हम 27 से करेंगे, लेकिन उससे पहले हम भरपूर मुहिम करेंगे। सिंध के कस्बे में जाएंगे, सिंध के शहर में जाएंगे, वहाँ के जाके लोगों को ये बताएंगे कि सिर्फ कराची का मसला नहीं है, ये पूरे सिंध का मसला है। और जब हम बात करते हैं कब्ज़े के हवाले से, आप देखते हैं अक्सर औकात बात होती है तो शायद ये लगता है कि कोई लासानियत की बात हो रही है। कब्ज़े की बात जो होती है लासानियत की बात नहीं है। कब्ज़े की बात यह है कि सिंध के शहरी और देही इलाकों के आवाम के हकूक़ पे कब्ज़ा,
उनके वसाइल पे कब्जा। आपने चंद रोज़ पहले देखा होगा एक आर्टिकल साबका वफाकी सेक्रेटरी ने लिखा जिसमें उन्होंने बताया किस तरह 18वीं तरमीम के से पहले सूबे के पास वसाइल थे और उसके बाद कितने वसाइल अब आ चुके हैं। लेकिन कराची शहर जो है, जो 20 साल पहले भी 38 अरब रुपए जिसको मिला करते थे, आज भी उसको जो है 38 अरब रुपए ही मिल रहे हैं। मतलब वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत को पैसे तो बहुत दे चुका है, लेकिन वो मुंतकिल नहीं हो पा रहे। इसी तरह बदीन का भी ये हाल है, घोटकी का भी ये हाल है, तो पूरे सिंध भर का ये हाल है, सिर्फ शहरी इलाके का मसला नहीं है। तो इसके ऊपर हम भरपूर मुहिम चला रहे हैं। ठीक है अरसलान साहब, ये बताएं कि अब इनका जो लोकल बॉडी एक्ट है वो वर्सेस आप लोगों की जो वफाकी हुकूमत है या जो केपी में लाया जा रहा है या पंजाब में लाया जा रहा है वर्सेस वो वाला लोकल बॉडी एक्ट, दोनों में फ़र्क क्या है और आप लोगों का बेहतर कैसे है? क्योंकि यहाँ से भी वफाकी हुकूमत कह रही है कि हम जा रहे हैं अदालत में इनके एक्ट के खिलाफ, उनके वाले में प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों वाले की बेहतर पॉइंट्स क्या हैं? देखें, असद उमर साहब और वज़ीर आज़म साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पहले ही 140A के हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर है और हमारी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से कि वो जल्द अज जल्द इसको सुने ताकि मसला जो है वो हल तलब जाए। फ़र्क बड़ा वाज़े है। फ़र्क आप इसी तरह देखें कि KPK में खुश उसलूबी से पहले फ़ेज़ में इलेक्शन हुए, अभी सेकंड फ़ेज़ में हो रहे हैं और आपने किसी जगह किसी एक मकाम पे कोई एहतजाज होता हुआ नहीं देखा। पंजाब में भी इंशाल्लाह 15 मई में कोई इलेक्शन होने जा रहे हैं और वहाँ पे भी कोई इस तरह बात नहीं हो रही। तो फ़र्क साफ वाज़े है। और आप इख्तियारात के हवाले से अगर फ़र्क पूछना चाहेंगी तो वहाँ पे मेयर डायरेक्टली इलेक्टेड है। पूरा पेशावर जो है वो एक मेयर को चुनेगा, पूरा लाहौर जो है एक मेयर को चुनेगा, पूरा पिंडी जो है एक मेयर को चुनेगा, पूरा मुल्तान एक मेयर को चुनेगा। इसी तरह हम समझते हैं कि कराची शहर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पूरी दुनिया का 8वां बड़ा शहर है। इसके शहरियों को हक होना चाहिए कि वो अपना मेयर तो चुन सके। यहाँ पे अभी अब इन्होंने जो टाउन बनाए हैं, एक टाउन की आबादी 9 लाख है, एक टाउन की आबादी 4 लाख है, एक ज़िले के अंदर आबादी का तनासुब जो है 20 लाख पे है लेकिन उसकी यूसियाँ 26 हैं, एक की आबादी जो है वो 14 लाख है, उसकी यूसियाँ भी 26 हैं। तो ये प्री पोल रिगिंग पीपल्स पार्टी जो कर रही है, टाउन की हल्काबंदियाँ जो हुई हैं उसके अंदर भी पीपल्स पार्टी ने सोची समझी साजिश के तहत जहाँ पे उनको लगता है कि वो जीत सकते हैं, उनका गुमान है कि वो जीत सकते हैं, वहाँ उन्होंने यूसीज़ जो है ज़्यादा कर दी हैं। जहाँ उनको लगता है वो हार सकते हैं वहाँ इन्होंने यूसीज़ कम कर दिए हैं, क्योंकि मेयर जो बनेगा वो यूसीज़ के वोट से बनेगा। तो ये सारा सिलसिला है इस काले कानून का, जो हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इसलिए नहीं बनाया कि उसको वसाइल को जो है निचली सतह तक मुंतकिल करना है, उन्होंने वसाइल के ऊपर कब्ज़ा करना है। मुराद अली शाह साहब जो है सूबाई सिंध के जो वज़ीर आला हैं, हमें तो लगता है कि वो आमिर बन चुके हैं। अच्छा, अब अगर वज़ीर आला नहीं है, वो एक आमिर बन के आ गए, हर इदारा उन्होंने अपने मातहत लिया हुआ है। हाँ, अब अगर सिंध हुकूमत जो है वो आपकी इस लॉजिक को ज़ाहिर है वो बाय तो नहीं करेंगे, उनको तो कहना ये है कि हमने तो एडमिनिस्ट्रेटर भी लगा दिया है और एडमिनिस्ट्रेटर देखें किस तरीके से कराची के हवाले से काम कर रहा है, तो वो तो अपनी कारकर्दगी को बेहतर ही बता रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपनी कारकर्दगी आवाम के सामने बार बार पेश भी करते रहते हैं। तो उस ज़मीन में तो आप लोग फिर कैसे मुकाबला करेंगे? देखें, एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो हैं, सबसे पहले तो ये कि किसी भी इलेक्शन से पहले जो इंटरिम पीरियड होता है उसमें गैर सियासी शख्सियात आते हैं। इन्होंने इलेक्शन से बिल्कुल पहले एक एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा लगा दिया जो इनकी पार्टी का मुतहर्रिक रुकन है। तो ये सबसे बड़ा गैर आइनी काम तो ये होने जा रहा है। हम इनको रोकेंगे कैसे? हमने पहले भी पिटीशन लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, अभी हमारी सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन तैयार हो रही है, तीनों जमातों की जानिब से, जॉइंट अपोजिशन की जानिब से, वो हम लगा रहे हैं। हम इनका सड़कों पर भी मुकाबला करेंगे, हम इनका ऐवान में भी मुकाबला करेंगे। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए हुए हैं, कल आपने देखा अब्बासी शहीद अस्पताल जो कि KMC के मातहत एडमिनिस्ट्रेटर के मातहत है, वहाँ पे एक बड़ा अलमिया पेश आया। इस तरह आप कराची की किसी भी सड़क पे चले जाएँ, किसी भी KMC के दायरे में चले जाएँ, बुरा हाल है। 1.5 साल हो चुके हैं मेयर साहब को गए हुए, लेकिन यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं, इन्होंने वो खातिर ख्वाह तब्दीली लेके नहीं आ सके KMC के इदारे के अंदर, वही लोग बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मुर्तज़ा वाब साहब हैं तो बड़े अच्छे आदमी, लेकिन मसला ये है कि वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक कराची को चला रहे हैं। जो हकीकी मायनों में कराची के गले कूचे के अंदर जो मसाइल हैं उनको वो हल तरफ नहीं कर रहे। और आज भी वाटर बोर्ड जो है वो मुर्तज़ा वहाब के मातहत नहीं है, तो आने वाला मेयर जो इनका बिल्कुल भी नहीं आएगा, हमें यकीन है, तो उसके मातहत वो यकीन क्यों है आपको अरसलान साहब? सरासर झूठ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप लोगों को यकीन है कि उधर उनका मेयर नहीं आएगा, जहां पर यकीन होना चाहिए था वहां पर भी कोई और मेयर आ गया।
केपी की अगर हम बात करें तो आप लोगों की तो वहां पर गवर्नमेंट भी नहीं है। फायदा मेयर को तब होता है ज्यादा जब गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट उसकी हो, क्योंकि वो दोनों मिलकर काम करते हैं, कंबाइंड कोऑर्डिनेशन से हार्मनी होती है दोनों के दरमियान। मेयर तो आप लोगों का भी नहीं आ सकता अगर उनका नहीं आएगा तो। देखें, आप जो बात कर रही हैं वो एक तरह से ठीक बात कह रही हैं कि जिसकी हुकूमत होती है वो कोशिश करता है कि धांधली करके किसी तरह अपने बल्दियाती निज़ाम को राइज करे और ताकि स्मूथ जो है वो मामला चल सकें। लेकिन ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये हमारे लिए क्रेडिट है कि केपी के अंदर हमने शफाफ इलेक्शन कराए और वहाँ पर जो है हमारी हुकूमत होते हुए भी किसी और की सीटें जो है तो हमसे थोड़ी सी ज़्यादा आई हैं। यहाँ पर हमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि पीपल्स पार्टी ज़रूर चाहेगी कि कराची में धांधली करके अपनी मर्ज़ी की कोई लोकल गवर्नमेंट बनाना चाहे, लेकिन कराची के अवाम इनसे तंग है, इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, इनको मतलब पसंद ही नहीं करते। आप देखें तो सही किस तरह कराची का हाल किया इन्होंने। कराची की लालू खेत की बाजार जो है वो इनकी पूरे सिंध की काबीना से ज़्यादा टैक्स देती है। अच्छा हाँ, ये भी आपने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात मेंशन की थी। जरा ये थोड़ा सा कंपैरिजन कर दें कि ये लियाकताबाद की मार्केट और बाकी जो सिंध हुकूमत के जो लोग हैं उनके टैक्स, थोड़ा सा कंपैरिजन जरा हमारे लिए दोबारा बता दें। देखें, सिंध हुकूमत के जो इस वक्त सबसे बड़ा इदारा तो फाइनेंस का होता है, उसके बाद जो सेकंड जो इदारा है जो सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करता है वो होता है एक्साइज का। एक्साइज के मिनिस्टर साहब हैं मुकेश चावला साहब। मुकेश चावला साहब ने तकरीबन 18,000 रुपये शायद गालिबन जो है उन्होंने टैक्स भरा है। तैमूर तालपुर साहब जो हैं वो बड़े माशाल्लाह हैं नामी, उन्होंने 6,000 रुपये टैक्स भरा है। नासिर शाह साहब ने 45,000 रुपये टैक्स भरा है। इनकी पूरी काबीना ने कुल मिला के 58 लाख टैक्स भरा है। और हमारे बाज़ार उर्दू बाज़ार कराची ने 26 करोड़ रुपए टैक्स भरा है। लालू खेत ने जो है 99 करोड़ रुपए टैक्स भरा है। बहादुराबाद की बाज़ार ने 1 अरब रुपए टैक्स भरा है। मतलब इनसे अच्छी तो हमारी एक छोटे छोटे बाज़ार हैं। और ये आप देखें बड़े बड़े लाट के साथ सिंध में घूम रहे होते हैं, सेनेट के अंदर ऑफ़र दे रहे होते हैं कि जी इतने करोड़ दे देंगे, तुम्हें टिकट दे दो, हमें पूरी कैंपेनें चला रहे होते हैं। लेकिन इनसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कराची का एक छोटा मोटा ताजर जो है ना, इनकी पूरी काबीना से ज़्यादा, बल्कि इनके असेंबली में बैठे हुए तमाम अरकान से ज़्यादा जो है कराची का एक छोटा मोटा ताजर टैक्स देता होगा। ये चीज़ ज़रूर चेक होनी चाहिए कि कौन कितना टैक्स दे रहा है और क्यों दे रहा है और क्या सोर्सेज है उसकी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अरसलान, आपने वक्त दिया और जो सिंध हुकूमत का बल्दियाती एक्ट है उसके हवाले से बात की। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, कोविड पैंडेमिक की 5th वेव टेक्निकली कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को हिट कर चुकी है और अगर गुज़िश्ता रोज़ की हम बात करें तो तकरीबन 6,800 से ज़ायद केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए और ये 2020 के बाद सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाले केसेस थे। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ फैसल सुल्तान साहब मौजूद है जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये केसेस की ज़रा जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में हमें आगाह करें कि ये ट्रेंड 2020 के बाद सबसे ज़्यादा एक दिन में देखा गया है, 6,800 समथिंग केसेस का कल, तो ये किस तरफ जा रहे हैं हम? बिल्कुल जी, बल्कि मैं आपको बता दूं कि जो गुज़िश्ता दिन का नंबर है वो एक्चुअली 7,600 है। आज लेटेस्ट आ चुका ना, आज सुबह का, तो 76, 78 ये हाईएस्ट नंबर है अभी तक किसी भी वेव में। गुज़िश्ता चारों वेव से ज़्यादा है, ये उसको तजावज़ कर गया। तो इससे ये तो क्लियर है कि जो नंबर ऑफ केसेस देखने में आ रहे हैं उनमें एक बड़ा खातिर खा, एक बड़ा क्लियर कट इजाफा है और बहुत तेज इजाफा है। यानी ये ऐसा नहीं है कि हम कहें आहिस्ता आहिस्ता। पिछले चंद दिनों में ही आपने देखा कि कहीं हम चंद हफ्ते पहले ही हम चंद 100 में थे और अब ये 7,000 से ऊपर, 7,500 से ऊपर बात चली गई। तो ये तो क्लियर है। और साथ साथ अगर इसका हम जैसे कहते हैं इसको उस पस मंजर में देखें जो हम अक्सर देखते हैं, जो पॉजिटिविटी का है, तो वो भी मुल्क भर की जो पॉजिटिविटी है वो 12.9% है। इसका मतलब है हर 100 टेस्ट में से 13 टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। और ये जो इजाफा है ये ना सिर्फ अब कराची में बल्कि बाकी तमाम जो बड़े शहर हैं उनके अंदर भी नजर आ रहा है, इस्लामाबाद में, लाहौर में, इवन पेशावर में। तो ये चीज वाज़ेह है कि ये जो ओमिक्रॉन की वजह से हम सारी दुनिया में देख रहे थे कि एक मैसिव सा इंक्रीज आता है और बड़ी तेजी से आता है, वो हमारे यहाँ नजर आता है। अभी तक फॉर्चुनेटली हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसमें इजाफा तो हुआ है, कोई 30-35% के करीब इजाफा है जो क्रिटिकल केयर में मरीज हैं, लेकिन वो इस तनासब से नहीं है। जिस तनासब से केसेस बढ़े हैं उस तनासब से वो नहीं है।
लेकिन ये भी जहन में ये रहे कि जो आईसीयू या ऑक्सीजन पे केसेस जाते हैं वो तकरीबन बीमारी के आगाज के 2 हफ्ते बाद जाते हैं, और अभी हम कराची में उस सिर्फ पॉइंट को पहुंचे हैं, और ये जो इजाफा है दूसरे शहरों में भी आएगा, और फिर उसके 2 हफ्ते बाद जो है जो केसेस की यानी जो बीमार मरीजों की पीक है रादर दिन सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव होने वाली जो बात है वो सामने आएगी। तो इसलिए अभी हम खतरे से बाहर नहीं, और ये खतरा जो है चल रहा है। इसी वजह से हमारा बहुत एम्फेसिस है मास्क के ऊपर और कुछ इजाफी रिस्ट्रिक्शंस जो की गई और वैक्सीन। सही। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे कराची की अगर हम बात करें वो तकरीबन 50% के करीब शरह पहुंच गई है, इस्लामाबाद बहुत बुरी तरीके से हिट हो रहा है, लाहौर में भी नंबर्स बढ़ रहे हैं। अब ये 3 जो मेन शहर हैं उनके ऊपर नंबर्स बढ़ने की वजह क्या नज़र आ रही है कि क्या वहाँ पर टेस्ट ज़्यादा हो रहा है और बाकी जगहों पर जो नंबर्स हमारे सामने नहीं इस तरह बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ टेस्ट की कमी की वजह से है, वहाँ पर भी सूरत हाल ख़राब ही है? दोनों बातें हैं जी। एक तो ये कि टेस्ट का तनासब भी फर्क हो सकता है। इस्लामाबाद में आमतौर पे आपने देखा होगा जब से ये वबा शुरू हुई है, फीकस जो टेस्टिंग रेशियो है पर कैपिटा टेस्टिंग वो जरा ज्यादा रही है, तो वहाँ हमेशा ये ज्यादा दिख जाते हैं। इन अदर वर्ड्स वहाँ डिटेक्शन जरा बेहतर हो जाती है। लेकिन ये भी आपको बताऊं कि जो मुल्क का शिमाली हिस्सा है अदर दिन कराची फॉर एग्जाम्पल या टू सम एक्सटेंट हैदराबाद, वो कराची की निस्बत कोई 1 या 2 हफ्ते पीछे है। पीछे से मुराद ये कि वहाँ जो ओमिक्रॉन की वेव आई ये जल्द आ गई, और अब बाकी जगह भी इसको कैचअप कर रही हैं। अब बहुत अहम बात यह है कि ये जो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, थोड़ी अवेयरनेस हम ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जरिए जो बात हो रही है ये भी इसी बात का हिस्सा है। और जो रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस हुई हैं इसके जरिए हम चाहते हैं कि कम से कम थोड़ी सी अगर एहतियात कर लें तो ये बीमारी का फैलाव की जो स्पीड है वो कम से कम शायद कराची से थोड़ी कम रहे, ताकि खुदा न खास्ता हमारे हेल्थ सिस्टम्स के ऊपर, आईसीयूज के ऊपर वो बोझ ना आए जो हम गुज़िश्ता लहरों में गुजार चुके। तो अब जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो और कौन सी आप लोगों के जहनों में है? क्योंकि बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो स्कूल्स के हवाले से काफ़ी फिक्रमंद है कि बच्चों की तालीम के हवाले से अब क्या होने वाला है आगे। ऐसे ही है जी, देखिए ये एक अजब सी कशमकश है बच्चों की तालीम की। मैं ज़ाती तौर पे अगर आपको बताऊं तो मैं बहुत हेजिटेंट होता हूं, और शुरू से रहा हूं स्कूल बंद करने पे। लेकिन शुरू में हमारे पास कोई और सूरत नहीं थी क्योंकि वैक्सीन्स नहीं थी, और वैक्सीनेशन पहली 2 लहरों में तो सिरे से थी नहीं, तीसरे में बहुत मुश्किल शुरू हुई थी। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त एक मजबूरी थी क्योंकि 25% आवाम जो होनी, 25% पॉपुलेशन जो है वो तालीमी इदारों में थी, तो उस वक्त बंद करना पड़ा। इस वक्त आपने देखा होगा कि हमने 12 से ऊपर वाली जो क्लासेस हैं उनको बंद नहीं किया, सिर्फ इसरार किया कि वो बच्चे वैक्सीन जरूर लगवा के आए, मां सिवाय इनके जिनको कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी हो। अच्छा, लेकिन 12 से नीचे वाले जो हैं उनकी चूंकि वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई, और वो बच्चे खुद बहुत बीमार नहीं होते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। इन्फेक्शन हो जाती है, बहुत कम ही होता है कि वो ज्यादा बीमार हो, लेकिन चूंकि घर जाते हैं वो बीमारी लेके जाते हैं, और मुमकिन है कि वो बीमारी के फैलाव का हिस्सा बन सकें। तो उस सूरत में हमने उनको स्टैगर्ड यानी एक दिन ऑन और एक दिन ऑफ वाले पैटर्न पे लेके गए। ये भी एक हाफ सा मेजर है, और लेकिन यही था कि हम तालीम को बिल्कुल रोकना नहीं चाहते। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए बूस्टर शॉट्स का क्या ट्रेंड चल रहा है? हमारे यहाँ लोग लगवा रहे हैं, क्या नंबर आ रहे हैं हमारे पास? बिल्कुल जी, बूस्टर लग रहे हैं जी, और मैं उसके बारे में भी क्लियर कर दूं कि पहले जब भी कोई मुझसे बूस्टर का सवाल करता है, मैं पहले फिर उस चीज का जिक्र करना चाहता हूं कि बूस्टर तो जरूर लगे और लग रहे हैं। मत भूलिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि आधी पॉपुलेशन जो हमारी है अभी उसको एक टीका भी नहीं लगा, हम 3 और 4 के चक्कर में पड़े हुए। सो 3 और 4 जरूर लगवाएं, जिन्होंने 2 लगवा लिए हैं और 6 माह गुजर गए हैं, और वो खास तौर पे बड़े शहरों में रहने वाले लोग जो हैं वो जरूर लगवा लें, और वो लगवा रहे हैं। इसका अपटेक चल रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं लग रही, बिल्कुल लग रही। लेकिन मैं समझता हूं कि जो बिल्कुल निहत्ते पड़े, जिनको कोई वैक्सीन का टीका नहीं लगा, उनको तो कम से कम सबसे पहले आके पहल करनी चाहिए और अपने टीके लगवाने शुरू करने चाहिए, ताकि हम इस वबा से एक दफा मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह इस साल जान छुड़ा सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ हम दोबारा आएंगे। क्विकली बूस्टर के हवाले से 2 और सवाल हैं जो हमारी टीम चाह रही है हम आपसे पूछें, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बूस्टर के हवाले से हम पूछना चाहेंगे कि बूस्टर जिसको कोविड हो चुका होता है वो कितने अरसे बाद लगाए, और जिसने अपनी ओरिजिनल वैक्सीनेशन शॉट्स ली हुई हैं 2, वो कितने अरसे बाद लगाए? अच्छा, आमतौर पे जो इस पे गाइडेंस है वो ये है कि अगर आपकी जो नॉर्मल शॉट्स लगी हुई थी उसको कम से कम 6 माह गुजर चुके हों तो लगवा लें।
और बहुत से लोगों ने लगाई। आपने अभी पहले पूछा तो 1.9 मिलियन मैंने कहा, अब बताना चाहता था कि 1.9 मिलियन जो है बूस्टर डोजेस भी लग चुकी हैं। अच्छा, अब रह गया सवाल कि जिनको बीमारी हो चुकी है, जो साइंसी एतबार से सबसे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी आती है वो बीमारी के बाद आती है, और ये बड़ा क्लियर हो चुका है। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि बीमारी होने के बाद आप अच्छा खासा गैप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस मामले में थोड़ी उजला तो आपका जी मैंने जल्दी लगवाना है या कोई वजह से ट्रैवल करना है कुछ, तो कम से कम 1 माह का गैप जरूर दीजिए बीमारी के रिजॉल्व होने के बाद, आप बूस्टर लगाने से पहले। और ज्यादा से ज्यादा गैप कितना हो सकता है? वो इम्यूनिटी जो बीमारी के बाद बनती है वो कितने अरसे तक चल सकती है? और क्या ये वाकई दुरुस्त बात है कि दे आर द सेफेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, मतलब जिनको कोविड हो गया है ना वो फैला सकते हैं, ना वो कैरियर्स होंगे और ना उनको दोबारा लगेगा फॉर अ व्हाइल? मेडिसिन में नेवर से नेवर, आपको बहुत से लोग मिलेंगे जिनको 2-2 दफा भी कोविड हो चुका है। और नहीं फौरी तौर पर तो नहीं हुआ ना उनको? हाँ, फौरी तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ गैप के बाद कई दफा हो भी जाता है। अच्छा, इसमें एक और ज़हन में रखिएगा बात कि आपकी अपनी इम्यूनिटी, आपका इम्यून सिस्टम, उसमें अगर कोई सटल डिफेक्ट्स हैं स्पेशली टी सेल सिस्टम में, वो भी कई दफा करता है। छोड़े, वो एक बहुत लंबी बहस है, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर आपको बीमारी हो गई है तो आपका इम्यून सिस्टम रिलेटिवली स्ट्रांग है, लेकिन सिर्फ उस पर भरोसा ना कीजिए, क्योंकि बात यह है कि फिर भी लोगों को हो जाती है। एहतियात जारी रखें, और वैक्सीन का अगर आपकी डोजेज रह गई हैं तो उनको मुकम्मल कर लीजिए, थोड़ा सा गैप दे दें 1 महीने का। अच्छा, और सर फाइनली सिर्फ मैं ये पूछना चाहूँगा अपनी क्लैरिटी के लिए, बहुत ही मजे का खेज सवाल लग रहा है मुझे तो, लेकिन पता नहीं शायद है सही या नहीं, कि अब इस वेव में जितने भी कोविड केसेस आ रहे हैं सामने, वो क्या सारे ओमिक्रॉन केसेस हैं या वो जो दूसरा नॉर्मल कोरोना है वो वाला भी है? ये कैसे पता चलेगा कि ये जिस शख्स को कोविड हुआ है ये ओमिक्रॉन हुआ है या दूसरा वाला हुआ है? अच्छा, तो ये मजे का खेज तो नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है। ओमिक्रॉन ने यूं कहिए, अगर मैं भी इसको किसी तरह लाइट वे में बता दूं कि धक्का शक्का मार के बाकी वेरिएंट्स को दूर कर दिया, काबिज हो गया। तो ज्यादातर जो केसेस हैं आप अज्यूम कर सकते हैं कि ओमिक्रॉन के। ओके, सही है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत, और हमें बता रहे थे ओमिक्रॉन और बूस्टर्स के हवाले से। तो जिस को वैक्सीन की ओरिजिनल शॉट्स नहीं लगी पहले तो वो लगवा ले, और जिस को वो लग चुकी हैं, 6 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है, तो आप बूस्टर भी ज़रूर लगवा लें। अपना ख्याल आप खुद रखेंगे, हुकूमत एक हद तक आपकी मदद कर सकती है। उसके बाद बक स्टॉप्स एट यू। बिल्कुल, वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन यानी कि आईपॉर की जानिब से मुल्क के 4 वज़राए आला की कारकर्दगी के बारे में एक सर्वे किया गया। सर्वे के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार 3 साला कारकर्दगी के लिहाज से तमाम वज़राए आला से आगे हैं, और राय दहंदगान की अक्सरियत ने वज़ीर आला पंजाब को सबसे बेहतर वज़ीर आला करार दिया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान दूसरे नंबर पे, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह तीसरे, और बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो चौथे नंबर पर रहे। ज़ाहिरी तौर पर और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से लगता है कि अवाम तहरीक इंसाफ हुकूमत से नाखुश है, लेकिन सर्वे के नताइज कुछ और कह रहे हैं। खास तौर पर अपोजिशन कुछ और कह रही है। वो तो कह रही है सर्वे खुद ही कराया है इन्होंने, अपने लोगों को जाकर इन्होंने सर्वे किया और उन्होंने सारी अच्छी की रिपोर्ट दे दी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब खासतौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक ये जो सर्वे है, इस हवाले से हम बहुत सारे लोग चहमगोइयाँ कर रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ मुसरत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसरत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो लाहौर के उन लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है इस सर्वे पे आने से पहले कि जिन्होंने कल अपने प्यारों को खोया कल के धमाके में, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगी? कहाँ तक जो है वो तहकीकात का सिलसिला जारी है और आपके पास अब लेटेस्ट क्या रिपोर्ट्स हैं उसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शिफा, एंड आई एम थैंकफुल कि आपने बिल्कुल कल के जो शोहदा थे उनको याद रखा, और लाहौर की फ़िज़ा काफ़ी सोगवार है, और जो ज़ख्मी हमारे भाई हुए हैं उनको हम तमाम तरह का जो ट्रीटमेंट और तिब्बी सहूलियात है उनको तो दे रहे हैं। और बड़े अरसे से लाहौर काफ़ी पुरअमन हुआ था, और आपको पता है कि पाकिस्तान में ये जो दहशत गर्दों की जो कार्रवाइयाँ थी उनके ऊपर हमने ऑलमोस्ट
कम्प्लीटली हमने उसके ऊपर काबू पा लिया था। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, अफसोसनाक एक वाक़या हुआ, ये उसी की कड़ी है। तो इंशाल्लाह जल्द जो हक़ाइक़ हैं वो आवाम के सामने लाए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब हम आते हैं सर्वे पर। ये सर्वे आप लोगों ने क्या खूब सर्वे करवाया है भाई कि उस्मान बुज़दार साहब तो सबसे टॉप पर आ गए। ये क्या क्या कहानी है इसकी? अच्छा देखें अवैस, हमने हमेशा ये बात की, देखें हम ये बात करते हैं कि लॉजिक से और फिगर्स से, रियलिटी से कंपैरिजन किया जाए ना तो नतीजा यही निकलेगा। हमने बारहा अपने हमारे जितने भी ये ऑपोजिशन वाले, बिलखुसूस जो पीपल्स पार्टी है, उनको हमने चैलेंज किया कि आप आएँ, बैठें, अपनी 13 साल चले कारकर्दगी को हमारी 3 साल कारकर्दगी के साथ कंपेयर कर लें तो वो कभी नहीं आते सिवाय गालियां देने के। देखें ये वो सर्वे है, इसका एक पार्ट कुछ अर्सा पहले ये एक ही सर्वे हुआ है जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों की पॉपुलैरिटी, ग्राफ का ऊपर नीचे होना, पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में लोगों की क्या ओपिनियन है। बिकॉज जब हालात थोड़ा बहुत तो पॉलिटिकली भी ये लोग जिस तरह से मीडिया में वावेला मचाते हैं, तो ये जो सर्वे करने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये करते रहते हैं। अब इस सर्वे का, इसी सेम सर्वे का एक पोर्शन वो है जिसमें इस सर्वे ने PMLN को, पॉपुलर जमात और नवाज शरीफ के मियाँ साहब को कह दिया कि जी वो मसाइल का हल है। उस पर इन्होंने वही लड्डू खाए, मिठाइयाँ बांटी और उसका दूसरा हिस्सा नहीं पढ़ा। कंप्लीट सर्वे जब वो आया तो वो कहते हैं कि जी ये तो फैब्रिकेटेड है। तो ये तो इन्होंने ऐसे ही कहना, हम हकायक पे बात कर लेते हैं। अब क्यों पंजाब नंबर 1 पे आया, क्यों उस्मान बुज़दार नंबर 1 पे आए? सिर्फ जी देखें सेहत को अगर आप कंपेयर करें, सेहत के ऊपर जितने हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, मैं स्टार्ट करती हूँ अपना ये जो लास्ट हमारा इनिशिएटिव है, लास्ट तो नहीं है खैर, बड़ा इनिशिएटिव कह लें, जो हेल्थ कार्ड है। देखिए 11 करोड़ सूबे को कवर करना, और अब उसके समरात मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, वी आर थैंकफुल, आना शुरू हो गए हैं। दूसरी बात, हमने जो होता ये था शिफा एंड अवैस के बड़े शहरों को ही जो भी कुछ करना होता था, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, कोई भी चीज़ बननी है जी, बड़े 1-2 शहरों को टारगेट किया जाता था और बाकी पूरे सूबे को महरूम किया हुआ था। हमने 9 बड़े हॉस्पिटल्स बनाए हैं जी, मुल्तान के अंदर, बहावलपुर के अंदर, मियांवाली में। और यकीन मानो कि मियांवाली से भी जब पेशेंट्स को इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाता था तो आधे तो एक्सीडेंट में ही, अल्लाह माफ़ करे, उनके लवाहिकीन भी साथ, वो उनकी भी डेथ्स हो जाती थी क्योंकि तेज़ी से जब एम्बुलेंस जाती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई इतना अच्छा नहीं था। हमने हर उस एरिया को, जो महरूम एरिया था जहाँ पे बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी और बड़े शहरों के ऊपर सारा बर्डन पड़ता था, एक तो हमने ये इस नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग किया, DHQs एंड THQs को हमने इम्प्रूव किया, साथ हमने प्राइवेट सेक्टर को भी और सब सारे हॉस्पिटल्स को इंगेज कर लिया ड्यू टू हेल्थ कवरेज। जो हमारा 10 लाख फी ख़ानदान है, आपका नेशनल ID कार्ड ही आपका हेल्थ कार्ड है। ये बहुत बड़ा एक, इंशाल्लाह आप आगे आने वाले टाइम में देखेंगे जब फीडबैक पब्लिक से आएगा। देखो जब कोई बीमार होगा तभी इस फैसिलिटी को अवेल करेगा ना, और जो जो अवेल करता जाएगा उस वक्त इस इतनी बड़ी जो नेमत है उसकी कदर होगी। आगे बात कर लेते हैं एजुकेशन की। ये जो पूरा आपका हेल्थ कार्ड का जो इनिशिएटिव है, ये KP में तो इफेक्टिव साबित नहीं हो सका, बल्दियाती इंतखाबात में पंजाब में क्या इफेक्टिव साबित होगा? ये बिल्कुल, लोगों ने उनसे, दूसरी पार्टियों से 5000 पकड़ लिए और वोट उनको डाल दिया। मैं अर्ज करती हूँ, कार्ड तो ले लिया था आप लोगों से। हाँ वो तो खैर आपने देखा, वोटर पर्ची के साथ जो माशाल्लाह से जो 1000-2000 रेट वेरी कर रहा था, एंड उसका 5000 पे हुआ। लेकिन मैं इसमें एक हकायक और भी आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ कि ज़रा आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे दोनों जाएं और देखें कि नंबर ऑफ वोट्स किस पार्टी को सबसे ज़्यादा पड़ा, तो उसमें हम बहुत मार्जिन से बाकी तमाम जमातों से आगे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि नंबर ऑफ सीट्स में यस PTI को विलेज काउंसिल, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नंबर ऑफ वोट्स हम मार्जिन से आगे हैं। वजह, अब इसके पीछे वजह हमने बता दी थी, तब भी आज भी बता देती हूँ, हमारी अपनी गलतियाँ थी। टिकट्स की सही डिस्ट्रीब्यूशन का ना होना, रास्ते इख्तिलाफात और अपने ही लोगों को हरवाने की जो एफर्ट्स इन्होंने की, उसमें ये लोग कामयाब हुए, हमारे अपने लोग। और ये एक रियलिटी थी जिसको हम इंशाल्लाह अपना फेज 2 जो है उसमें कवर करेंगे। और लोगों का एतमाद ये है कि नंबर ऑफ वोट्स हमारा पहले की निस्बत भी बड़ा है और तमाम सियासी जमातों से भी बड़ा है, 2 तरह से। अब हम बात कर लेते हैं, जब अपनी गलतियां वो तो हम किसी के खाते में नहीं डाल सकते, तो अवाम से हमें कोई गिला नहीं है, वी आर थैंकफुल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एजुकेशन की।
एजुकेशन के अंदर हमने कोई एक दानिश स्कूल बना के लोगों को शो ऑफ नहीं किया, जैसे शोबदाबाजी की जाती थी, जिस तरह से अपनी पर्सनल एडवर्टीजमेंट की जाती थी। हर साल बरसातों में बूट पहन के पानी में खड़े हुआ जाता था। इधर आपको सीएम साहब बूट पहन के खड़े नजर नहीं आए। उसकी वजह यह है कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स हम बनाए और हम तमाम बड़े शहरों के अंदर ये बनाने जा रहे हैं। फिर हमने एजुकेशन की मैं बात कर रही थी कि एजुकेशन में हमने एक तो यूनिफॉर्म सिलेबस, यकसा निसाबे तलीम, ये सबसे बड़ा बुनियादी मसला हमारा ये था कि हमने इतने डिविजन्स कर दी हुई थी अपने निज़ाम तालीम के अंदर कि कोई आम पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा कम्पीट ही नहीं कर सकता था। फिर हमने तमाम जो स्कूल्स थे उनको अपग्रेड किया। उनको हमने बजाय इसके कि एक मंसूबे के ऊपर सारा पैसा झोंक दिया जाए और हमने बहुत हज़ारों की तादाद में स्कूल, फिर उसके बाद टीचर्स को हमने रिलैक्स किया कि वो सिफारिशी पर्चियों पे अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग ना कराते फिरें। ई ट्रांसफ़र जो हमारा सिस्टम है वो एक इतनी बड़ी नेमत है कि आप सिस्टम के अंदर अपने आप को एंटर करें और फिर उसके बाद इसमें पॉलिटिकली हमें थोड़ा बहुत वर्कर्स की सुनना भी पड़ती हैं, लेकिन अगर हम बड़े कॉज को देखें, मेरिट्स को देखें, सिफारिश कल्चर को हम प्रमोट ना करें तो ये बहुत बड़ी सहूलत है। उसमें लोग हमसे गिला करते हैं कि जी अगर आपकी गवर्नमेंट आई और आप हमारा एक जो हमारे से पुरानी जिनकी वाबस्तगियां कि आप कि हमें ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं होती तो क्या फायदा। फिर अब हम उन्हें समझाने की कोशिश भी करते हैं कि ये बहुत बड़ी सहूलत है हमें कि जिसकी अप्रोच हमारे तक एमपीएस, एमएनएस तक, मिनिस्टर्स तक नहीं होती तो वो क्या करें। फिर अगली बात हम बात कर लेते हैं तरक्याती मंसूबों की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इन्होंने हमेशा कि जी वो खाता है तो लगाता भी है। मोटरवेज के ऊपर आप कभी इनसे पूछे ना कि ये तबाही मुल्क की क्यों हुई, करप्शन क्यों की, वो कहते हैं जी हमने मोटरवे बनाई। 1400 किलोमीटर टोटल इनके तमाम दौरे हुकूमत के अंदर अवैस एंड शिफा बनाई गई थी, जिसका ये सारे गुनाहों की माफी मांगते हैं मोटरवे की प्रमोशन पे। हमने अगर हम अपनी फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, फिर मैं पंजाब के डेवलपमेंट की भी बात करती हूँ कि 2700 किलोमीटर मोटरवेज हमने बनाई हैं, जिसमें से बहुत सारी मेजोरिटी अपनी पाया तकमील तक पहुंच गई हैं और बाकी हमारे टेन्योर एंड होने तक सारी पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह। फिर हम बात कर लेते हैं जी डेवलपमेंट। हमने डेवलपमेंट को भी टारगेट किया महरूम इलाकों से, जहां पे कभी मतलब आप ये देखें कि पूरे सूबे का बजट एक शहर में क्लेम किया जाता था और एक शहर में भी वो एरियाज जहां पे इनकी अपनी जायदादें थी, जहां पे इनके अपने महल थे। अगर आप जनूबी लाहौर को देखें तो आपको एक बदतरीन गांव से भी बुरे हालात मिलेंगे। लाहौर के जो सराउंडिंग्स हैं वहां पे आपको लगेगा नहीं कि ये बिल्कुल सही, वो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी है वो बड़ी जरूरी है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वसाइल, मसलन रिंग फेंस कर दिया हमने बजट को। जो जनूबी पंजाब था उसको हमने उसका जो हिस्सा दिया उसको किसी दूसरे इलाके में नहीं लगाया। तो उसमें अगर मैं ये कहूँ हमने ग्राउंड्स बना रहे हैं, हम लोग हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, हम लोग अपना वो दूसरा हम लोग बना रहे हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और यही वजह है कि जिसकी वजह से आप कह रही हैं कि बुज़दार साहब जो हैं वो रेस में आगे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नंबर 1 चाहिए जो कि हम कामयाब हो जाएंगे। अब देखते हैं कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके अंदर आप लोग कहां तक पहुंचते हैं और किस तरीके से आप लोग अपने किले को आगे लेकर बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और वज़ीर आला बुज़दार साहब की कारकर्दगी के हवाले से बात हो रही थी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब आपकी मुलाकात करवानी है हमें एक बड़ी ख़ास पर्सनैलिटी से। बॉक्सिंग की दुनिया में पाकिस्तान की जब भी बात की जाती है एक नाम हमेशा लोगों के सामने आता है और वो नाम ऐसा है कि जिसने पाकिस्तान को ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। 1988 में सियोल ओलंपिक्स में पाकिस्तानी बॉक्सर हुसैन शाह एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने उस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की तरफ से एक ही मेडल जीता गया था और वो था जो हुसैन शाह साहब ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और बॉक्सिंग के मुकाबलों में जीता था। उसके अलावा साउथ एशियन जो मुकाबले थे उनमें 5 गोल्ड मेडल हासिल किए हुसैन शाह साहब ने। अपने दौर के बेहतरीन बॉक्सर शुमार किए जाते हैं और उनकी कहानी आज हम उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि कैसे सड़कों पर रहने वाला एक शख्स, लियारी का एक बच्चा, अपने मोहल्ले से निकलकर
एक बड़े पोडियम तक पहुंचता है और पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। सैयद हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। बस मेहरबानी, थैंक यू, आपने बुलाया, ये मेरी बहुत शुक्रिया सर। ये लियारी के टैलेंट की क्या खास बात है? मतलब जहाँ सुनते हैं बॉक्सिंग लियारी, फुटबॉल लियारी। बिल्कुल बस लियारी में पता है क्या, लियारी में ज़्यादा का बलूच रहते हैं वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, बॉक्सिंग बलूची वहाँ खेलते हैं, तो उनके साथ साथ हम, जैसे मैं कच्छी हूँ, तो कच्छी भी वहाँ उनको देख के खेलते थे बॉक्सिंग। तो इसी तरह मैं भी उनको एक दिन न्यू कुमारवाड़ा में एक कच्छी क्लब था, कच्छी मेरा उस्ताद हुसैन था कच्छी, वो बॉक्सिंग सिखाता था। उसको भी इतनी अच्छी बॉक्सिंग नहीं आती थी, पर मैं बॉक्सिंग में लग गया उनके पास। सही है, क्योंकि मेरे पास हालात बहुत बुरे थे, चप्पल पाँव में नहीं होती थी, नंगे पाँव खेलता था, चलता था बस। क्योंकि अभी तो सब कुछ चेंज हो गया ना। बिल्कुल, तो इस तरह बॉक्सिंग में दाखिला हो गया। तो जब आप उस वक्त खेलते थे, आपने कहा चप्पल पाँव में नहीं होते थे, चप्पल क्या खाना, रोड फुटपाथ पर सोता था। हाँ, फुटपाथ पर सोते थे, होमलेसनेस थे ना। बिल्कुल। तो क्या उस वक्त जब आप खेलते थे इस आलम में कि पाँव में जूता नहीं है, सर पे छत नहीं है, लोग आपको सीरियसली लेते थे उस वक्त? हाँ, मगर मैं इससे नहीं खेलता था कि मुझे कोई अच्छा बॉक्सर बना, उस जहन में इससे था ही नहीं ना। तो मैं तो ये कहता था कोई डिफेंस के लिए, आपको पता है लियारी के हालात कैसे थे, बिल्कुल कैसे आए, तो इसलिए कि बॉक्सिंग खेलता था। कभी कल कोई मुझे मारे, मेरी उम्र 7-8 साल थी उस टाइम से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया, अपने डिफेंस के लिए बॉक्सिंग स्टार्ट की। आस्ते आस्ते ऊपर आता गया, 15-16 साल का हुआ तो बॉक्सिंग अच्छी होती गई। किसी डिपार्टमेंट ने मुझे, रेलवे ने ऑफर की, वो जो नहीं सिपर होते, सिपर खड़े थे, उसके अंदर लैंड मिल तनख्वाह लेते थे हम लोग, इस तरह बॉक्सिंग लगे रेलवे में। आस्ते आस्ते मेरी बॉक्सिंग बढ़ने लगी। अच्छा। तो आप रेलवे तक कैसे पहुंचे? एक होमलेस बच्चा जो सड़क पे ही सोता है। बल्कि पहले हम उस होमलेसनेस की तरफ ही आए कि वो क्या हालात थे कि जिसकी वजह से आप सड़कों पर रह रहे थे। ये था कि मेरी उम्र को 7-8 साल थी, वालिदा का इंतकाल हो गया था, वालिद से दूसरी शादी की, फिर बाहर निकाल दिया मैंने तो उस टाइम से। फिर लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए जो चीज़ लिखी हुई थी, क्योंकि कोई भी कैसा भी करे, वो जो मालिक है वो तो देख रहा होता है, और वो तो सबका मालिक है। और ये होता ना कि मोहल्ले वाले, मेरी वालिदा अच्छी थी, वो बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाती थी। वो उनकी माँ बाप, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, उनके माँ बाप फिर मुझे अपने घर में बुलाते थे, अपने कपड़े, बच्चों को कपड़े देते थे, और सुबह नाश्ता देते थे, खाना खिला देते थे। किसी आदमी का बाप मर गया या माँ मर गई या कोई रिश्ते मर गया, तो उसके नाम पे रोटी निकालते, मीठी रोटी निकाल के वो मुझे अपने घर में पिला के वो चाय पिलाते। इस तरह लाइफ निकली। सही। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको नवाजने का इरादा किया हुआ था, तो उसने फिर ये मेक श्योर किया कि आप दुनिया की बुलंदियों को छुएं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी अल्लाह का शुक्र है, बच्चे मेरे आला तालीम ले रहे हैं, तालीम पूरी की, यूनिवर्सिटी, जापान की टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। मैं कभी स्कूल नहीं गया, ना मुझे उर्दू पढ़ना आता है, ना मुझे इंग्लिश। हाँ, बात कर लेता हूँ, अपना काम निकाल लेता हूँ। सही। अभी अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद आस्ते आस्ते मैंने बॉक्सिंग मेरे ऊपर हुई। फिर हमारे थे प्रोफेसर अनु चौधरी, जो आइबा के प्रेसिडेंट थे। अच्छा। एक बार मेरी फाइट हो रही थी पेशावर में, नेशनल गेम हो रही थी 1984 में, 84 या 83 याद नहीं आ रहा है, पेशावर में। तो मैं खेल रहा था आर्मी के नंबर 2 से एशिया का, उससे मेरे जूते, पाँव में जूते नहीं थे। अच्छा। मैं खेल रहा था, उससे मुक्का मारा, मैंने उसको मुक्का मारा और गिर गया। वहाँ से ऊपर अनु चौधरी था बेटा, जो आएगा वर्ल्ड का प्रेसिडेंट था। अरे बोला, ये बच्चा कहाँ से आ गया? इसको रखो कैम्प में। जब कैम्प में रखा, वहाँ तो खाना फ्री। पहले तो ना हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, 1 दिन आने को पड़ता था, नहीं तो 5 सर धो ले। वो तो जितनी देर दफा नाव बेड पड़ा हुआ है, सब चीज मिल रहा है, खाना खुला मिल रहा है। फिर मेरी बॉक्सिंग बढ़ गई। वाह। 1984 में चौधरी साहब ने मुझे भेज दिया साउथ एशियन गेम के लिए। वहाँ से मेरी पहली फाइट आ गई इंडिया से। उसमें क्या हुआ? मर जाऊं मगर इससे नहीं हारना है। फिर हुआ क्या? जीत गया उसको। मैं खेला उसे, जूते नहीं पहने थे। आप कहें तो मेरे पास फोटो पड़ा हो इंडिया से। हाँ, अभी मेरे उसमें मैं खेला, बहुत खेला उससे, मगर मैं उसको जीत गया। वहाँ से फिर मेरे अल्लाह ने
बस फिर शुरू हुआ वो सफर। फिर ओलंपिक तक पहुंचने की कहानी क्या थी, और वो मुकाबला जो था एक ही मेडल पाकिस्तान में जीता। गए थे आप? सॉरी, एज एन इंडिविजुअल गेम है ना बेसिकली, बॉक्सिंग इंडिविजुअल गेम। तो फिर उसके बाद तो फिर मैंने बहुत सारी गेमें खेली, किंग कप हो गया, चौधरी साहब ने हर जगह भेजे। चौधरी साहब मुझे बहुत हेल्प किया। चौधरी साहब थे वर्ल्ड के प्रेसिडेंट थे 20 साल, प्रोफेसर अनुज चौधरी। अच्छा, अभी उनका इंतकाल हो गया, तो फिर उन्होंने फिर मेरी बॉक्सिंग को उठाई, मेरी बॉक्सिंग को। फिर मुझे किंग कप लेके, फिर एशियन गेम में लेके, मैं एशियन गेम में नंबर 2 हुआ। उसके बाद मुझे वर्ल्ड प्रेसिडेंट कप में लेके 1987 में मैं गोल्ड हुआ वहाँ पे। रशिया, अमेरिकन, क्यूबा, इन सबको मारा, गोल्ड हुआ। उसके बाद तो मुझे एशियन चैम्पियनशिप में 87 में लेके, एशिया के अंदर में गोल्ड हो गया। वही मुझे प्रेसिडेंट कप लेके, वहाँ गोल्ड हुआ, बेस्ट बॉक्सर हुआ। फिर उन्होंने मुझे ओलंपिक के लिए सेलेक्ट किया। तो आपसे तो लोग बड़ा डरते होंगे कि एक पाकिस्तान से आता है और बहुत मारता है। आपकी तो वो रेपुटेशन बनी हुई होगी कि एक आता है और बहुत मारता है। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी मुझे। बिल्कुल। अच्छा, अब जब आप ओलंपिक के उस मुकाबले में पहुंचे हैं जहां पर आपका ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला है, उस मुकाबले के क्या जज्बात थे? जज्बात तो बहुत है। यहाँ पता क्या, मेरी पहली फाइट आ गई थी मेक्सिको से ना, मेक्सिको से। अच्छा, उसको मैं मुक्का मारा, आ रहा था, मैं पीछे हट के उसको मुक्का मारा ना, उससे गर्दन ऐसा की, मैंने उसको मुक्का मारा, मेरे दोनों हाथ टूट गए थे। अच्छा, दोनों। फिर मेरी 3 फाइटें खेली, सिर्फ लिफ्ट से खेली मैं, फिर भी जीता 3 फाइटें। और चौथी फाइट आगे मैं हैंगेटर मार्कस से, कनाडा का, और नंबर 1 था वर्ल्ड का प्रोफेशनल गेम में। उससे मैं 2-3 से हार गया, बहुत क्लोज फाइट से, क्योंकि मेरा हाथ बहुत दुख रहा था ना। सिर्फ जेब से खेला मैंने। तो बहरहाल जाते ओलंपिक का तो पता ही नहीं था, ओलंपिक क्या इतनी बड़ी कोई तोफ है ना। तो मैं तो वही समझ, साउथ एशियन गेम है, कोई प्रेसिडेंट कप है या कोई ऐसा टूर्नामेंट है, ये खेल है। उसमें तो पता नहीं था हम लोगों को, और मैं खुद पेंडू आदमी है ना, बस अल्लाह ने इज्जत दे दी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक ही मुकाबला, और उसने आपको, आपके ऊपर वो फिल्म भी बनी थी शाह। जी जी जी, हाँ, वो देखी थी आपने? देखी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। अब उसमें बहुत सी कट है। अच्छा, क्यों, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आदमी मुझे खाने पे ले जाते थे को, फिर बहुत सारी थी चीजें। सही, हाँ, लेकिन ज़ाहिर है फिल्म को तो छोटा उन्होंने बनाना होता है। हाँ, बनाना होता है। तो फिर आप फिर जापान कैसे चले गए? जापान गया नहीं, भाग गया। हाँ, क्यों भाग वो गए? क्या सिलसिला था? उसलिए भाग गया। इस टाइम हालात देखते बॉक्सरों क्या हालात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी चीज की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ। ये तो अच्छा हो गया मैं भाग गया, तो मेरा हाल इनसे उनसे बुरा होता। एक तो अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा नहीं। अभी आप देखिए, जो अभी उसने जेवलिंग में गया है जी बिल्कुल, अरशद, उसका 5 नंबर हुआ ना। हाँ, उसको कितने पैसे मिले? 2-2.5 करोड़ मिल के। बिल्कुल। मेरे को कितना मिला? 1.5-2 लाख रुपए बस। मैं तो मेडलिस्ट हूँ। यस। मेरे को जमीन दी 120 एकड़ प्लाट गुलस्तान जोर में, वो आदमी ने कब्जा कर लिया, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। अब जब गवर्नमेंट अपने स्पोर्ट्स वालों का ख्याल जापान में ये था कि एक खालिद जावेद थे वहाँ पे इंग्लैंड में, उन्हें जहांगीर खान स्क्वाश प्लेयर नहीं है, जी जी जी, उनसे उनको बोला यार मुझे हुसैन शाह चाहिए, किस हाल में से ढूंढ निकालो। अच्छा। तो जहांगीर भाई मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे उसको ढूंढने की जरूरत क्या। वो तो बोला कोचिंग सेंटर में किसको भेजा, बोला हुसैन शाह, उन्होंने बुलाया मुझे, बोला लंदन में ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हमला क्यों नहीं यार, जहांगीर पे जाऊँगा। उसने मुझे जहांगीर भाई लंदन लेके, वहाँ पे उसने अपना घर भी दिया, फिर खालिद जावेद से मिला है, वहाँ से मेरी बॉक्सिंग इंग्लैंड से भर्ती की। अच्छा। मेरे से उस आदमी से मैं चाहता जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन लेनस लुइस, उसके साथ मुझे कैब में लगा, उसका मैनेजर मेरा मैनेजर, उसका कोच मेरा कोच। वाह वाह वाह, इस तरह करके उससे मुझे खालिद जावेद ने बढ़ाया बॉक्सिंग। जबरदस्त। उसके बाद खेल के वहाँ मेरा बेटा भी पैदा हुआ जो भी जूडो खेल रहा है। जी बिल्कुल, जो जूडो के बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं। तो फिर मैं पाकिस्तान वही आया, फिर चले गया अमेरिका। अमेरिका में 1.5 साल वहाँ बॉक्सिंग खेली प्रोफेशनल, 2 फाइट जीती, 1 फाइट हार गया, फिर पाकिस्तान आ गया। फिर देखा हालत बहुत बुरे होने हैं, क्यों अभी देखा बॉक्सर जा रहे हैं। मैं वसीम की बात कर रहा हूँ, वसीम खेल रहा, प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेल रहा है ना, बिल्कुल। उसको उसका डिपार्टमेंट तनख्वाह दे रहे, मैं विदाउट पे जाता था। वसीम ने भी तो अभी थोड़े दिन पहले इंटरव्यू में कहा ना कि मैं भी जब बाहर से कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने, तो मुझे 20% तो इन लोगों को रिश्वत के तौर पर देना पड़ा था। हाँ, तो ऐसे ही है ना, यही सिस्टम है ना। उसको फिर भी अभी तनख्वाह मिल रही है, मेरे को तनख्वाह भी नहीं मिल रही थी। विदाउट पे खेल रहा था मैं पाकिस्तान के पास। कैसे गुजारा करते थे उस वक्त? वहाँ स्पॉन्सर खालिद जावेद थे मेरे, जो ठीक है, अल्लाह का बंदा मिल गया कोई, मिल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उसको बुलाया, मेरी फैमिली जी यार मैं परेशान हूँ, फैमिली उसने बुला दी,
खालिद जावेद ने, है ना। फिर वहाँ खेला, फिर 6-7 फाइट से जीता वहाँ पे, एक फाइट हार गया, फिर मैं पाकिस्तान आ गया, छोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया, फिर पाकिस्तान गया, फिर आ गया जापान। जापान है, जबकि उस टाइम मेरा बेटा वहाँ पे इंग्लैंड में पासपोर्ट बना सकता था। अच्छा। मेरी वाइफ ने मैंने नहीं बनाया कि हाँ, क्योंकि हमको हमारे जहन में नहीं था ये ना तो वहाँ 2 पासपोर्ट रख सकते हो। हम तो बोले अभी क्यों रखे भाई, उस टाइम पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे थे। बिल्कुल। बोला नहीं, पाकिस्तानी रखेंगे पासपोर्ट भाई, सही है। लेके पाकिस्तान बेटे को। फिर मैं वहाँ देखा हालात बहुत बुरे हुए, तो मैं चले गया जापान। जापान में 2-4 फाइटें खेला, जीत गया। फिर वहाँ का प्रेसिडेंट था शिंगो सुजुकी, एक कादोबी बॉक्सिंग का प्रेसिडेंट शिंगो सुजुकी। उससे बोला बॉक्सिंग तो मेरी खत्म है। बोला खत्म होगी, ठीक है तुम कोच बन जाओ, कोचिंग करो। तुम इतना अच्छा कोच, तो इतने अच्छे पेट कराते हो, ये कराते हो। बोला चलो भाई यहाँ बिस्मिल्लाह, सही है। और वहीं से लगा। फिर मैं अपनी फैमिली को मंगा लिया यहाँ जापान में, बच्चों को, मेरे बेटे को डाला बॉक्सिंग हुआ, जोडो में। क्यों, मेरे जहन में ये था कि भाई हमारी हॉकी कौमी गेम है, सबसे बेस्ट गेम है, हॉकी अच्छी होनी चाहिए, अभी नहीं है, बिल्कुल है नहीं। तो मैं अपने जापान का नेशनल गेम है जोडो, तो मैं अपने क्यों ना बेटे को जोडो में डालूं। अच्छा। तो वो आजकल कहाँ पर पहुंचे हुए हैं? मेरा बेटा 2 ओलंपिक खेला माशाल्लाह, 2 सेफ गेम में गोल्ड लिया। वाह। अच्छा। 5 मैंने लिए, 7 हमारे पास गोल्ड है शाह फैमिली के पास। और उसके अलावा कितने वर्ल्ड कप के लिए, अभी नेक्स्ट ओलंपिक भी इंशाल्लाह खेलेगा। इंशाल्लाह। मतलब वो जो टैलेंट है वो तो ट्रांसफर होता जा रहा है माशाल्लाह, माशाल्लाह। और जाहिर है कोच के बेटे हैं तो फिर तो कमाल करना ही है। नाक कटाने वाली बात हो गई। मैं बॉक्सिंग कोच हूं, वो जोडो। लेकिन देखिए कोच होता है, खेल सिखाने वाला खेल सिखाने वाला होता है, उस्ताद उस्ताद। हमारे प्रोग्राम में एक और बच्ची से हम बात कर रहे थे, 10 साल की बच्ची है जो कि एशियन टेनिस में नंबर 3 पर है। वो पाकिस्तानी बच्ची है वो। अच्छा। और उसके वालिद साहब जो है वो टेनिस के कोच हैं उसके, और वो कोचिंग करते रहते हैं उसको। तो टैलेंट तो है, बस उस टैलेंट को आगे बढ़ाने की बात है फाइनली। मगर अभी कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसा पता क्यों अच्छा हो रहा है? मेरे आज से कोई 10-12 साल हो गए मेरे नोमान सईद नोमान शाह से अच्छा मेरी कॉन्टेक्ट। बिल्कुल, मैं भी उसी पर आना चाह रहा था कि अभी जो इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में बॉक्सिंग का, जिसके लिए आप आए हैं, वर्ल्ड प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग जो है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ, तो फिर मेरा 10-12 साल से शाह साहब से मेरा को नोमान शाह सईद नोमान शाह से कॉन्टेक्ट में रहा हूँ मैं। तो मैं इनको बोलता था प्लीज़ यार, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना कोई मेरे में इतना दिमाग है, आप तो बहुत समझदार इंसान हो, हर चीज़ कर सकते हो, प्लीज़ यार कुछ करो यार। वो बेचारा बहुत अच्छा आदमी है, वो मेरी बात मान के उसने बोला यार मैं भी डुबकी लगाता हूँ। वो आके बीच में और देखो अल्लाह। और आज देखें वो एक पाकिस्तान का इतना बड़ा इवेंट हो रहा है सारी दुनिया के लिए, ज़बरदस्त। बस मैं नोमान शाह का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, तो उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने कोशिश की लिए बॉक्सिंग के लिए। हम कोशिश करें भाई यार, हम लोग पाकिस्तानी हॉकी करें। और आमिर खान बिल्कुल ला रहे हो, आमिर खान ने क्या किया पाकिस्तान के लिए? एक फाइट भी नहीं खेली। हाँ, पाकिस्तान के लिए नहीं की। मेरे नाम पे स्टेडियम था इस्लामाबाद में, उस अपने नाम पे करा लिया। जी गलत है ना? आमिर खान ने क्या किया पाकिस्तान के लिए? कुछ नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। जो कुछ होना चाहिए वो पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। अभी नोमान शाह कर रहा है, कितना कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है बॉक्सिंग के लिए। बिल्कुल। अब यहाँ वर्ल्ड के देखो, वर्ल्ड के जो रेफरी उनको बुलाया, मेरे को बुलाया, अभी औरों कितनों को बुला रहे हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल ऐसे आदमी इंकरेज करते हैं यार, वो गवर्नमेंट। और ऐसे ही वो कोशिश होती रहेगी तो फिर आगे बात बढ़ेगी। हाँ, और गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ बांध के कि प्लीज़ स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो थोड़ा दें। बिल्कुल। खान साहब भी एक स्पोर्ट्स मैन है, समझे ना, तो उनके सिवा तो कोई ज़्यादा स्पोर्ट जानता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। वही अगर कर सकते हैं तो मतलब वो ना कर सके तो फिर और कौन कर सकेगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, वक्त दिया आपने। और वाकई हमारे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है, हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। बस दुआ करना मेरा बेटा भी नेक्स्ट ओलंपिक के लिए मेडल ले इंशाल्लाह, ताकि अपना बाप की हो क्या बोलते हो कदमों पे चले। फिर आप दोनों यहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हुसैन शाह साहब, आपने वक्त दिया। और वाकई हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात थी जब आप जैसी पर्सनैलिटीज़ जो कि लेजेंड का जिनका रुतबा है वो हमारे प्रोग्राम में आती हैं। और बहुत कुछ आप लोगों से सीखने को मिलता है। पाकिस्तान आप लोगों के ही दम से दुनिया में जाना जाता है। मैंने तो वैसे आज के सेशन से तवक्कल सीखा है। बिल्कुल। और ये तवक्कल है भाई, ईमान के अल्लाह ताला ने जो आपके लिए चुन लिया है रास्ता, उस पर आप चले जाएंगे। आप बेयारो मददगार निकल जाएंगे तो एक हस्ती होगी ऊपर मौजूद जो कि आपके पीछे अपना हाथ जमाए रखेगी कि भाई पीछे गिरना नहीं है, मैंने थामा हुआ है तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।